Hello everyone. Good afternoon. Welcome back to Let's Learn classes. I hope आप सभी अच्छे होंगे. आज हमारी DLED सेकेंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो हमारा पेपर कौन सा होता है, पेपर होता है पेपर नंबर 2, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की चैप्टर नंबर फर्स्ट. कौन सा चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कर रहे थे, उसकी आज हमारी सेकंड क्लास है. कौन सी क्लास है? सेकंड पार्ट है उसका. फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कशन हम पहली वाली क्लास में कर चुके हैं. ये हमारा सेकंड पार्ट है और ये हमारी क्लास है, क्लास नंबर थर्ड. कौन सी क्लास है? क्लास है ये हमारी थर्ड. चलिए, पिछली वाली जो हमारी क्लास थी चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये हमारा चल कौन सा रहा है? फर्स्ट चैप्टर का नाम था प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं एवं बाल अधिकार. यानी इसमें हमें क्या पढ़ना था कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण और उसके जो संवैधानिक प्रावधान जो दिए गए हैं उनके बारे में और बाल अधिकार के बारे में हमको पढ़ना था. तो पिछली वाली लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या होता है. हमने पढ़ा था कि शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना क्या होता है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है. नेक्स्ट हमने क्या क्या पढ़े थे कि संविधान के प्रावधानों के बारे में पढ़ा था. किसके बारे में पढ़ा था? संविधान के प्रावधान के बारे में पढ़ा था. हमने आर्टिकल्स पढ़े थे. हमने एक आर्टिकल पढ़ा था धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता. उसमें क्या पढ़ा था? आर्टिकल नंबर. हमने आर्टिकल को एक बार रिवीजन करवा देते हैं. आपका हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ा था? आपने पढ़ा था अनुच्छेद अनुच्छेद 28 क. अनुच्छेद के 28 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा था. उसमें हमने पढ़ा क्या था कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी. यानी जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित है उन सभी शिक्षा संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी. हमने अनुच्छेद 28 के ख के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 28 के ख के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि खंड के की कोई भी बात, यानी खंड ये जो क है ना, इसकी कोई भी बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है. उनके कहने का मतलब ये था कि खंड के अनुसार ऐसी कोई भी बात शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन या तो राज्य करता है या फिर किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है कि जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है. या तो वो किसी शिक्षा से, धार्मिक शिक्षा से रिलेटेड ही वो संस्था स्थापित की गई हो तभी उसमें कोई तुम शिक्षा दे सकते हो. अब धार्मिक शिक्षा बनना था, अन्यथा उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी. हमने 28 के ग में हमने क्या पढ़ा था? 28 के ग के अंदर हमने ये जाना था कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह आवश्यक है तो उसके संरक्षक ने उसके लिए क्या नहीं दे दी हो? सहमति नहीं दे दी हो. जब तक आप उसे क्या नहीं कर सकते? बाध्य नहीं किया जाता. नेक्स्ट हमने एक और अनुच्छेद पढ़ा था. अनुच्छेद 21 का. कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 का ए के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि शिक्षा का अधिकार. क्या पढ़ा था? शिक्षा का अधिकार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार. इसके अंतर्गत हमने पढ़ा क्या था कि राज्य में 6 से 14 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उपलब्धि करानी होगी. क्या करानी होगी? राज्य में 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उपलब्धि करानी होगी.
भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद किसमें है? 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में क्या है? निलिखित है। और हमने ये भी पढ़ा था कि 2 दिसंबर 2002 किसको? 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां जो संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक शिक्षा को क्या बना दिया गया था? मौलिक अधिकार बना दिया गया था। अनुच्छेद 29 में हमने क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 29 के क में हमने पढ़ा था कि किसी भी समुदाय के लोग, यानी जो भारत के किसी भी अन्य राज्य में रहते हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, उनकी चाहे अपनी आंचलिक भाषा या लिपि या संस्कृति होती है, तो उस क्षेत्र को संरक्षित करने का अधिकार क्या होता है? उन्हें पूरा अधिकार होता है। 29 के हमने 2 खंड ख में पढ़ा था। उसमें ये हमने पढ़ा कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें किसी के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी शिक्षा को समान रूप से उन्हें क्या दिया जाएगा? सभी को शिक्षा समान रूप से पाने का क्या है? अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 30 के अंदर हमने क्या पढ़ा? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे कोई भी धर्म या भाषा पर आधारित हो, उन्हें अपनी पसंद का स्कूल मतलब संस्थान खोलने का और उसको संचालित करने का क्या था? पूरा अधिकार था। अनुच्छेद खंड ख में हमने पढ़ा था कि कोई भी संस्थान है या फिर कोई भी शिक्षा संस्थान है, उस पे क्या है कि सहायता देने से राज्य किसी भी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो धर्म या फिर भाषा के आधार पर किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को क्या है? सहायता देने का अधिकार किसको था? राज्य को है। हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या था? अनुच्छेद 45 के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान थे। क्या थे? बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान से संबंधित है। क्या कहा गया था? कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की अवधि के भीतर 14 वर्ष तक की आयु पूरी होने तक की करने की सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या करेगा? प्रदान करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अनुच्छेद 46 के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? कि राज्य लोगों के कमज़ोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के विशेष सावधानी से बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषणों से क्या करेंगे? उनकी रक्षा करेंगे। अनुच्छेद 341 के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 343 क के अंदर ये दिया गया है कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी और लिपि क्या है? हमारी देवनागरी होगी। ये हमने अपने पुराने वाले जो हमारा पहली क्लास थी पार्ट 1, उसकी हमने ये सारी चीज़ें प्रावधानों के बारे में क्या किया था? पढ़ाई करी थी। और हमने क्या पढ़ा था? कि अनुच्छेद 350 के बारे में पढ़ा था कि प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के कारण निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी विपदा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथाशक्ति संघ में राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा के अभ्यादन देने का क्या होगा? अधिकार होगा। अनुच्छेद 341 के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि हिंदी भाषा क्या है? ये जो हमारी हिंदी भाषा विकसित करने के लिए इसका क्या है? इसके प्रसार क्या करता है? प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15 के हमने 3 के अंतर्गत ये पढ़ा गया था कि राज्य को यह अधिकार देता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बना पाए। भारत में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया गया है। इसमें स्त्रियों व बच्चों की विशेष शिक्षा के लिए उपलब्ध बनाने के लिए क्या है? कोई बाधा नहीं होगी। पिछली क्लास में हमने सारे प्रावधानों के बारे में अच्छे से समझा था। अभी केवल बस मैंने एक बार रिवीजन करवा दिया है ताकि जो पिछले आर्टिकल हैं वो हमको याद आ जाएं।
चलिए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हमारा न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है बाल अधिकार। क्या है? बाल अधिकार, राइट ऑफ चिल्ड्रंस। यहाँ से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पहले ही पिछले सालों में भी पूछे गए। नोट्स आपको साथ के साथ बनाते हुए चल लें, ताकि आप लोगों के ये जो नोट्स हैं एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप लोगों के पेपर टाइम पे इन लोगों से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, इसलिए नोट्स को आप लोग टाइम से अपने बनाते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आराम से पढ़ना है बिल्कुल। बालक के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है। क्या है? बच्चे के लिए एक शिक्षा एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन में कठिन से कठिन संघर्ष से निकल सकता है। शिक्षा क्या होती है? बच्चों के अंदर एक बच्चों के लिए क्या एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन में कठिन से कठिन संघर्ष से क्या कर सकता है? निकल सकता है। शिक्षा पर सभी का समान रूप से अधिकार होता है। शिक्षा द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा में 10 दिसंबर सन 1950 के सभी देशों को याद दिलाया गया कि प्रत्येक बालक बालिका को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार है, तथा शिक्षा को प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निःशुल्क होना चाहिए। देखिए, बच्चों के लिए क्या है? शिक्षा एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन में कठिन से कठिन संघर्ष से क्या कर सकता है? निकल सकता है। शिक्षा के द्वारा ये शिक्षा क्या होती है? आप लोग कोई भी किसी भी परेशानी में होंगे, यदि आप पढ़े लिखे होंगे तो क्या करें? आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। क्या बन पाएंगे? एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। तो बच्चे के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन में कठिन से कठिन संघर्ष से क्या कर सकता है? निकल सकता है। शिक्षा पर सभी का समान अधिकार होता है। शिक्षा द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा कब करी? 10 दिसंबर सन 1950 के सभी देशों को उन्होंने ये याद दिलाया कि प्रत्येक बालक या बालिका को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार है, तथा शिक्षा को प्रारंभिक स्तर पर क्या होना चाहिए? निःशुल्क होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया, क्या कहा गया है? कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर 14 वर्ष की, ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि संविधान के 45 में क्या कहा गया था? कहा गया है कि 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। कब बताया? देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा में कब? 10 दिसंबर सन 1950 को सभी देशों को याद दिलाया गया कि प्रत्येक बालक या बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तथा शिक्षा को प्रारंभिक स्तर यानी शुरुआती तौर पर क्या रखा गया? निःशुल्क होना चाहिए। और ये बात संविधान के अनुच्छेद 45 में यह कही गई है कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर, कितने? 10 वर्ष की अवधि के भीतर 14 वर्ष पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है बालकों के अधिकार। किसके? बच्चों के अधिकार क्या होते हैं? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाल अधिकार। यहाँ से क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर भी पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से हमको क्या करना है? कवर करना है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर सन 1879 को की थी। कब की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर सन 1889 को की थी। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों के लिए
मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। इस घोषणा का मूल उद्देश्य क्या था कि विश्व के अंदर जो सभी बच्चे हैं उनके लिए एक मूलभूत मानवीय अधिकारों को क्या करना था, सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर, कब, 11 दिसंबर सन 1942, कब, 11 दिसंबर सन 1942 को अंगीकृत किया। भारत सरकार ने इस योजना को कब अंगीकृत किया, 11 दिसंबर सन 1992 को किया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब कर दी, 20 नवंबर सन 1889 में ही कहीं कर दी थी। और लेकिन जो भारत की सरकार ने इस घोषणा को अंगीकृत कब किया, 11 दिसंबर सन 1992 में क्या किया, इसको अंगीकृत किया। यह भारत सहित 191 देशों में, किसमें, भारत सहित 191 देशों में पारित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बालकों के अधिकार, देखिए कब, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा करी थी, कब करी, 20 नवंबर सन 1889 को कर दी थी। और इस घोषणा का मूल उद्देश्य क्या था कि विश्व के सभी बच्चों के लिए मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। हमारा सभी बच्चों के लिए एक मानवीय अधिकार जो थे उनके लिए वो सुनिश्चित करने थे। भारत सरकार ने इस घोषणा को कब अपनाया था, 11 दिसंबर सन 1992 को क्या करी गई, अंगीकृत किया गया था। और ये भारत सहित कितने देशों में पारित की गई थी, 191 देशों में, किसमें, 191 देशों में इसको पारित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बालकों के अधिकार, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ बालकों के घोषित अधिकार कौन कौन से थे। जब ये बच्चों के अधिकार उन्होंने कौन कौन से बताए, बच्चों के अधिकार बताए कि पहला था, प्रत्येक बालक को जन्म लेने से ही राष्ट्रीयता का अधिकार प्राप्त होता है। किसका प्राप्त होता है, जब बच्चा क्या लेता है, बालक का जन्म होता है, वो जिस किसी भी राष्ट्र में तो उसको नेशनलिटी, राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, नेशनलिटी का अधिकार होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा यदि भारत में जन्म लेता है तो उसको जन्म से ही किसको, कि वह भारतीय है, राष्ट्रीयता का क्या होता है, उसको अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट, सेकंड क्या था कि बिना किसी प्रजाति, रंग, लिंग, धर्म या राष्ट्रीय भेदभाव के सभी बालकों को उक्त घोषणा पत्र में अंकित अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है। बिना किसी प्रजाति के, यानी बिना किसी, ना तो बिना किसी प्रजाति, रंग, लिंग, धर्म या राष्ट्रीय भेदभाव के सभी बालकों को उक्त घोषणा पत्र में अंकित अधिकारों के उपयोग करने का पूरा अधिकार होता है। यानी कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रजाति का हो, सभी बच्चों को ये जो घोषणा पत्र में जो अंकित अधिकार जो दिए गए हैं उनका उपयोग करने का क्या है, पूरा अधिकार है। थर्ड क्या बताया गया, थर्ड बताया गया था कि उनको उन सभी विशेष संरक्षणों, अवसरों और सुविधाओं को पाने का अधिकार है जो उन्हें स्वाधीनता और सम्मान के साथ एक स्वस्थ और सामान्य ढंग से विकसित होने में समर्थ बनाए। उनको क्या है, सभी विशेष संरक्षणों, अवसरों और सुविधाओं को पाने का अधिकार है जो उन्हें स्वाधीनता और सम्मान के साथ एक स्वस्थ और सामान्य ढंग से विकसित होने में क्या करेंगी, सामर्थ्य बनाएंगे। यानी बच्चों को क्या, सभी सुविधाओं का अधिकार है। किसका अधिकार है, सभी सुविधाओं का अधिकार है। नेक्स्ट, फोर्थ अधिकार हमें कौन सा दिया गया था बच्चों के लिए, उनमें से प्रत्येक को यह अधिकार है कि उसका नाम हो और उसकी क्या हो, राष्ट्रीयता हो। मतलब प्रत्येक बच्चे को यह अधिकार होता है कि उसका एक नाम हो और क्या हो, उसे नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता प्राप्त हो। फिफ्थ क्या बताया गया था कि उनको सामाजिक सुरक्षा पाने का अधिकार है कि जिसमें पर्याप्त पोषण, आवास तथा चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं।
उनको क्या है, सामाजिक सुरक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है कि जिसमें पर्याप्त उनको पोषण, आवास तथा चिकित्सा सेवाएं क्या होनी चाहिए, शामिल है। उनको सभी प्रकार की सुरक्षा पाने का भी अधिकार है। सिक्स्थ है कि यदि वे बाधित या अपंग हैं, यानी उनके अंदर कोई अगर परेशानी है, वो बाधित हैं या अपंग हैं, तो उन्हें विशेष चिकित्सा, शिक्षा व देखभाल पाने का क्या है, पूरा अधिकार है। जैसे किसी बच्चे के मतलब पैरों में प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो उन्हें एक विशेष शिक्षा और देखभाल पाने का क्या है, विशेष चिकित्सा पाने का क्या है, विशेष अधिकार है। सेवंथ अधिकार ये था कि उन्हें प्रेम, सद्भाव, प्यार एवं सुरक्षा के वातावरण को यथासंभव अपने माता पिता की देखभाल, माता पिता की देखभाल और जिम्मेदारी पाने का अधिकार है। क्या है, जिम्मेदारी पाने का अधिकार है। तो बच्चों के अधिकार कौन कौन से हमने पढ़े, बच्चों को क्या क्या चीज़ के अधिकार प्राप्त हैं। बालकों के अधिकार में हमने क्या क्या पढ़ा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब करी, 20 नवंबर सन 1889 को की थी। इस घोषणा का मूल उद्देश्य क्या था कि विश्व के समस्त बालकों के लिए मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर सन 1992 को अंगीकृत किया था और ये भारत सहित कितने देशों में पारित की गई थी, 191 देशों में पारित की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने बच्चों के बाल अधिकार घोषित में क्या क्या चीज़ कही थी, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक बालक को जन्म लेने के बाद ही राष्ट्रीयता का क्या होता है, अधिकार प्राप्त होता है। सेकंड उसमें क्या बताया गया था कि बिना किसी प्रजाति, रंग, लिंग, धर्म या राष्ट्रीय भेदभाव के सभी बालकों को उक्त घोषणा पत्र में अंकित अधिकारों का उपयोग करने का क्या होगा, पूरा अधिकार है। तीसरा उसमें क्या दिया गया था कि उनको उन सभी विशेष संरक्षणों, अवसरों और सुविधाओं को पाने का अधिकार है जो उन्हें स्वाधीनता और सम्मान के साथ एक स्वस्थ और सामान्य ढंग से विकसित होने में क्या बनाएंगे, समर्थ बनाएंगे। फोर्थ हमने पढ़ा कि उनमें से प्रत्येक को यह अधिकार है कि उसका नाम हो और क्या हो, उसकी राष्ट्रीयता होनी चाहिए। पांचवा अधिकार हमने क्या पढ़ा कि उनको सामाजिक सुरक्षा पाने का अधिकार है जिसमें पर्याप्त पोषण, आवास तथा चिकित्सा सेवाएं क्या हैं, शामिल हैं। सिक्स हमने पढ़ा कि यदि वे बाधित या अपंग हैं तो उन्हें विशेष चिकित्सा, शिक्षा व देखभाल पाने का क्या है, अधिकार है। सेवंथ हमने ये पढ़ा था कि उन्हें प्रेम, सद्भाव, प्यार एवं सुरक्षा के वातावरण को यथासंभव अपने माता पिता की देखभाल और क्या है, जिम्मेदारी पाने का क्या होता है, उन्हें पूरा अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय बाल नीति। क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय बाल नीति, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, आज के बालक कल के नागरिक हैं। क्या है, आज के जो बच्चे हैं वो क्या हैं, कल के नागरिक हैं। अतः उनका सर्वांगीण विकास किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है, उनका सर्वांगीण विकास किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। बालक का विकास करना होता है जिससे उनका सामाजिक समायोजन बेहतर तरीके से हो सके। बच्चों को क्या है, बालकों का विकास करना आवश्यक होता है जिससे उनका क्या हो सके, सामाजिक समायोजन, मतलब समाज में बेहतर तरीके से वो उनमें घुल मिल पाए। इसलिए बच्चे का क्या है, विकास करना ज़रूरी होता है
उनका विकास अपने आसपास के परिवेश के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से हो सके। उनका जो विकास है वो जो उनके आसपास का परिवेश, आसपास का उनका माहौल है, उसके हिसाब से अगर सौहार्दपूर्ण मतलब सौहार्दपूर्ण ठोस रूप तरीके से हो सके। भारत में राष्ट्रीय बाल नीति 22 अगस्त 1974 22 अगस्त 1974 को स्वीकार की गई। कब की गई? भारत में राष्ट्रीय बाल नीति कब? 22 अगस्त 1974 को स्वीकार की गई, जिसमें राज्य का उत्तरदायित्व माना गया है कि वह जन्म से पहले एवं बाद बच्चियों के विकास हेतु पर्याप्त एवं समुचित सेवाएं उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय बाल नीति के अंदर क्या बताया गया है? उसमें ये कहा गया है कि वह जन्म से पहले बच्चे के और जन्म के बाद उनके विकास के लिए पर्याप्त और समुचित सेवाएं क्या करानी होंगी? उपलब्ध करानी होंगी। इस नीति का उद्देश्य देश में हर बालक का समग्रतापूर्वक विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की वचनबद्धता को दिखाती है। इसका उद्देश्य क्या है? कि इस नीति का उद्देश्य ये था कि सभी बच्चों का संपूर्ण रूप से विकास हो सके और उस सभी को क्या हो सके? सभी बच्चों का संपूर्ण रूप से क्या हो सके? विकास हो सके और उनको समुचित सेवाएं इनको प्रदान करना, ये एक राष्ट्रीय बाल नीति का क्या था? ये इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय बाल नीति में बच्चों के लिए निम्न उपाय दिए गए। बच्चों के विकास के लिए उन्होंने क्या दिए? बाल नीति के अंतर्गत उन्होंने कुछ क्या दिए? उनके उपाय दिए गए। वो कौन कौन से उपाय दिए गए उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला उपाय दिया गया था कि यह सुनिश्चित करना कि बच्चों के कार्यक्रम मानव संसाधन विकास हो, यानी उनको पहले यह सुनिश्चित करना था कि बच्चों के कार्यक्रम मानव संसाधन विकास हो। राष्ट्रीय योजनाओं में बच्चों के कार्य कम सम्मिलित, यानी जो राष्ट्रीय योजनाएं ना उनमें बच्चों के काम क्या हो तो कम सुनिश्चित होने चाहिए। सेकंड ये था कि समाज के कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा के क्षेत्र में सेवा सुनिश्चित करना, यानी जो समाज के कमजोर वर्ग है उन पर क्या देकर, उन पर विशेष ध्यान देकर उनके स्वास्थ्य, बच्चों के पोषण, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सेवा, उनकी देखभाल मतलब उनकी सेवा सुनिश्चित करना। तीसरा यह है कि राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं शिक्षा अनिवार्य उपलब्ध कराना। क्या? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को क्या कराना? उनको निःशुल्क एवं शिक्षा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना। फोर्थ में क्या है कि राज्य को यह ध्यान देना चाहिए कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कार्य में लगाने की अनुमति नहीं है। क्या है? राज्य को सब ये ध्यान देना चाहिए कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको जोखिम भरे कार्यों को लगाने की अनुमति नहीं है। जैसे उनको फैक्ट्रीज में लगा दिया, किसमें? फैक्ट्रीज वगैरह में लगा दिया, उनमें क्या है? ये बच्चों के अधिकारों का हनन है, उनको नहीं कराना चाहिए। जोखिम भरे काम बच्चों से क्या नहीं कराने नहीं चाहिए। ठीक है, ये बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण अहम रोल निभाते हैं। पांचवा क्या था कि बच्चों को अनेक अधिकारों का ज्ञान कराया जाए, जिससे उनको शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे वे अपना जीवन यापन कर सके। बच्चों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उनको अधिकारों का ज्ञान होना बहुत अति आवश्यक है कि उनको क्या किस चीज़ के अधिकार प्राप्त है। उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वे अपना आगे का जो उनका जीवन है उसको क्या बोलते हैं, सफल रूप से व्यतीत कर पाएँ। बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस हमारा मनाया जाता है 14 नवंबर को। सबको पता है चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे? अपना चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को टाइम टेबल है वो मैंने बताया हुआ है, 2nd सेमेस्टर का टाइम टेबल, उसके बारे में मैं एक बार बता देती हूँ।
सेकेंड सेमेस्टर का टाइम टेबल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे यानी शुरुआत के 3 दिन आप लोगों की किस किस की क्लासेस चलती हैं? एक तो वर्तमान भारतीय समाज की, वर्तमान भारतीय समाज, दूसरा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की क्लास मिलती है आपको, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन और थर्ड आप लोगों को मिलती है मैथ्स या इंग्लिश में से कोई एक, क्योंकि एक दिन मैथ्स चलती है और एक दिन क्या चलती है आप लोगों की इंग्लिश चलती है। आपको टाइम टेबल पता ही है। लास्ट के 3 दिन यानी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, एक दिन आपकी किसकी चलती है? सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, और आपको पता है मैथ्स और हिंदी वही टाइम है आपका कि एक दिन मैथ्स और एक दिन इंग्लिश, ठीक है। और संडे के दिन आप लोगों की हिंदी की 2 क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है। हिंदी की क्लास चलती है, 2 क्लासेस लेने की कोशिश किया करूँगी, ठीक है। संडे वाले दिन आप लोगों की किसकी चलती है? हिंदी की। तो ये आप लोगों का टाइम टेबल है पूरे हफ्ते का। टाइम टेबल सेकंड सेमेस्टर वालों को अपना टाइम टेबल जो है नोट कर लेना है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्लासेस मिलती हैं। सिलेबस आप लोगों का सभी सब्जेक्ट का स्टार्ट हो गया है, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आप लोगों की प्रॉपर तरीके से डेली चल रही हैं, रेगुलर चल रही हैं, और एक एक 2-2 चैप्टर ऑलमोस्ट सभी के होते ही जा रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों की अब सभी सब्जेक्ट की क्या होगी है, प्लेलिस्ट जो है वो मैंने बना दी है। अगर किसी को क्लासेस देने नहीं मिल पाती हैं तो वो प्लेलिस्ट पे जाके अपनी क्लासेस को चेक कर सकता है। सिलेबस आप लोगों का टाइम टू टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल बहुत ही स्मूथली चलाएंगे, आराम से चीज़ें, ताकि आपको समझती भी चल जाए। आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई भी डाउट हो या फिर कोई क्वेरी हो, तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं, ठीक है। जीमेल कर लीजिएगा अगर कोई भी किसी को कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है, तो जीमेल मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है। लेट्स लर्न 183@gmail.com। आप चाहें तो मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो। अभी थोड़े दिन बाद प्रॉपर तरीके से मैं अच्छे से आप लोगों का जीमेल जो है हैंडल बना दूँगी ठीक से पूरी। और अगर आपको कोई भी, आप जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट नहीं हुए हैं, टेलीग्राम पर ज़रूर हो जाइएगा, क्योंकि सभी क्लासेस के पीडीएफ, जो भी ये क्लासेस रहती हैं उन सभी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल है। क्लासेस लेने के बाद मैं पीडीएफ वहीं पे शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर ऐड हो जाइएगा, ठीक है। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। लिंक्स उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से आज की नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर 2 की स्टार्ट, ठीक है। चलिए।